हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता के बाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, जबकि प्रस्ताव को गांधी जी ने प्रस्तुत किया तथा करो या मरो का नारा दिया था, जिसे स्वतः स्फूर्ति आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। F.G. हंचीस ने इसे सहज क्रांति कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू आदि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, अतः लोगों का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। भारतीय जनता ने विभिन्न स्थानों पर भयंकर तबाही मचाई तथा अधिकांश स्थानों पर स्वशासन की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार को भारत से बाहर भगाने के लिए राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी आदि ने भूमिगत होकर हिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शेर जैसी हिंसा कहा था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, किस गांधीवादी आंदोलन को सहज क्रांति कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में किस दल ने सहयोग नहीं दिया था? इसका सही आंसर बी और सी दोनों है, हिंदू महासभा और साम्यवादी। भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग हिंदू महासभा एवं साम्यवादी दल ने नहीं किया था। महासभा व मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार उस समय बंगाल में थी, जब सोवियत संघ मित्र देशों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था। इस कारण साम्यवादी दल भारत छोड़ो आंदोलन से अपने को अलग कर लिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए किसने यह कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए गांधी ने कहा था कि सत्य उनके सभी कार्यों का स्रोत था। गोखले की मृत्यु पर तिलक ने कहा था कि भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, कार्यकर्ताओं का राजकुमार चीता स्थल पर शाश्वत निद्रा में निगमन है। इस पर निगाह डालिए और इसका अनुशासन करने की कोशिश कीजिए।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन और तर्क के रूप में दर्शाया गया है। अभिकथन है, गांधी जी को विज्ञान के प्रति आलोचना विज्ञान का नैतिकता से अलगाव के कारण उनकी असंतुष्टता से उत्पन्न होती है। कारण है, गांधी का यह तर्क है कि विज्ञान में प्रगति ने यूरोप की नैतिक स्थिति में एक भी इंच की वृद्धि नहीं की। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। गांधी जी की विज्ञान के प्रति आलोचना विज्ञान का नैतिकता से अलगाव के कारण उनकी असंतुष्टता से उत्पन्न होती है। गांधी जी का यह तर्क है कि विज्ञान में प्रगति ने यूरोप की नैतिक स्थिति में एक भी इंच की वृद्धि नहीं की। गांधी जी ने विज्ञान की आलोचना इसलिए भी की क्योंकि यह बेरोजगारी उत्पन्न करती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वायसराय से सब अध्यादेश हटाने और बंदी बनाए गए सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की अपील की, किंतु सरकार ने अपील नामंजूर कर दी। इस संदर्भ में सुभाष चंद्र बोस ने वक्तव्य दिया कि मिस्टर गांधी का सिविल अवज्ञा निलंबन का नवीनतम कार्य उनकी असफलता की स्वीकृति है। हमारा स्पष्ट मत है कि राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे। अगला प्रश्न है, ए है, गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग ही रखना चाहिए। बी है, धर्म से गांधी जी का मतलब किसी विशेष धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था। सी है, गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होगा तो उसमें अस्थिरता आ सकती है। डी है, गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त विकल्पों में से सही कथनों का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। बी और डी सही है। गांधी जी धर्म और राजनीति के पक्षधर थे। गांधी जी कहा करते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका मतलब हिंदू या मुस्लिम जैसे धर्म से न होकर नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होती है, इसमें अस्थिरता की बात नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के सामाजिक इतिहास पर दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, गांधी ने फैसला किया कि अनुपयुक्त ड्रेसिंग एक अधिक शक्तिशाली राजनीतिक बयान था। कथन बी है, भारत में हाशिए के सामाजिक समूहों ने पश्चिमी शैली के कपड़ों को मुक्ति के रूप में पाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है। गांधी जी ने भारतीय जनता की जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने पश्चिमी वस्त्रों को त्याग दिया एवं लंगोट और धोती पहनना प्रारंभ किया। वस्तुतः यह अनुपयुक्त ड्रेसिंग एक राजनीतिक कार्यवाही के रूप में देखा जाता है जिसके द्वारा जन आंदोलनों में व्यापक जन भागीदारी को सुनिश्चित किया। भारत का मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग औपनिवेशिक शासन द्वारा निर्मित मूल्य प्रणाली के प्रभाव में पश्चिमी शैली के कपड़ों को मुक्ति के रूप में देखता था, जो औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। हाशिए के समाज समूह भारतीय परंपरा एवं मूल्यों के समान रूप से जुड़े हुए थे। गांधी जी ने इसी समूह से अपने को जोड़ने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। एक मराठी व्यक्ति
नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को पिस्तौल से गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी की शव यात्रा में यमुना के किनारे लाखों लोगों ने भाग लिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी से भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों और कॉमरेड, हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। देश के राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। पाकिस्तान रेडियो ने अपने प्रसारण में कहा कि उसे यह नहीं मालूम कि भारत को अधिक नुकसान हुआ है अथवा पाकिस्तान को। सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ियां बनाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, साइमन कमीशन 1927 में आया, खिलाफत आंदोलन 1920 में और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह, तीसरा है अहमदाबाद सूती कपड़ा सत्याग्रह और चौथा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, DACB। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन, 1918 में अहमदाबाद सूती कपड़ा सत्याग्रह और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह हुआ। अगला प्रश्न है, आंदोलन वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चंपारण 1925, मोपला 1921 और तेभागा आंदोलन 1930। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दूसरा, मोपला विद्रोह 1921 सही है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, मोपला विद्रोह 20 अगस्त 1921 को हुआ और तेभागा आंदोलन 1946-47 में हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटना का नाम और सूची 2 में घटना का वर्ष दिया हुआ है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, चंपारण आंदोलन 1917 में, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को और असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। अगला प्रश्न है, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? पहला है दूसरा गोलमेज परिषद, दूसरा है दांडी मार्च, तीसरा है गांधी इरविन समझौता और चौथा है नागरिक असहयोग आंदोलन। सही उत्तर समूह को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4, 2, 3, 1। नागरिक असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, दांडी मार्च 1930 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में और दूसरा गोलमेज परिषद 1931 में हुआ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में पुस्तक दिया हुआ है। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस है और महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज है।
अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न घटनाओं को क्रमबद्ध करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में घटना और सूची 2 में वर्ष दिया हुआ है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है। बारदोली में किसान आंदोलन 1928 में, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा 1939 में, गांधी इरविन समझौता 1931 में और अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। आगे के प्रश्न विभाजन को समझना राजनीति, स्मृति एवं अनुभव से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन। विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना जारी की गई। इस योजना को माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेश भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने माउंटबेटन योजना को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को कॉमन सभा में पेश किया तथा 16 जुलाई को लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया। यहां से पारित होने के बाद 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में भारत संघ के लगभग 565 राज्यों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर जैसी रियासतें भारत में शामिल होने के प्रतिकूल थी एवं इन्होंने रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया। शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए लगभग सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं में मिली हुई थी तथा 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए एवं इस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, W.W. हंटर। W.W. हंटर ने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी। मई 1871 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने इस सवाल के जवाब में कि क्या भारतीय मुसलमान रानी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए अपने धर्म से बंधे हैं, हंटर ने अपना प्रभावशाली कार्य द इंडियन मुस्लिम्स में जून 1871 के मध्य में पूरा किया और बाद में इसे अगस्त के मध्य में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। मार्ले मिंटो सुधार दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। अंग्रेजों द्वारा 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों का सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव क्षेत्रों की वजह से मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। सांप्रदायिक
परिनिर्णय का प्रस्ताव अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड मैकडोनाल्ड ने किया था। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण था। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन को महात्मा गांधी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस दस्तावेज के आधार पर मुसलमानों को अलग चुनाव की अनुमति दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक परिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मैकडोनाल्ड। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर को हुए किन दंगों के साथ नोआखली दिवस जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार दंगे। 25 अक्टूबर 1946 को हुए बिहार दंगे के साथ नोआखली दिवस जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी ने पूर्वी बंगाल के नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश से बिहार के गांवों में और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा प्रारंभ की। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारे और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल में मुसलमान हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। गांधी जी वहां गए एवं पैदल ही गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य समुदायों को भी समझाए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी को कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बाद की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी है। अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। अगला प्रश्न है, किसी को कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता एक बाद की घटना है जो हमारी आंखों के सामने उभरी है। यह किसने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, दो कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है। कथन बी है, सांप्रदायिकता इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो इस धार्मिक पहचान को मजबूत बनाने का प्रयास करती है तथा इसे एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करती है। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध तथा झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित गैर के खिलाफ घृणा की राजनीति को पोषित करती है। किसी भी बहुत धार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। अतः दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना डैश में हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई। इसके संस्थापकों में आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह तथा नवाब मोहसिन उल मुल्क प्रमुख थे। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क थे। 1930 के इलाहाबाद लीग अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम उन्होंने पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के उत्तरी पश्चिमी प्रांतों के एकीकरण पर जोर दिया और ऐसे राज्य की कल्पना की जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तक सीमित था। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित नहीं किया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहला चुनाव 1937 में हुआ था। मुसलमानों के 485 आरक्षित सीटों में से केवल 110 सीटों पर ही लीग जीत सकी। मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और सिंध में लीग को अन्य मुस्लिम दलों ने पछाड़ दिया, अर्थात मुस्लिम लीग इन प्रांतों में बहुमत प्राप्त करने में असफल रही।
1938 के लगभग इकबाल का जिन्ना पर अत्यधिक प्रभाव था। 1939 ईस्वी में लीग की वर्किंग कमेटी ने एक सब कमेटी का गठन किया जो विभिन्न प्रकार के उपायों पर ध्यान देती थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर संकल्पना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पाकिस्तान के गठन की मांग करते हुए मुस्लिम लीग द्वारा कौन सा संकल्पना अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लाहौर संकल्पना। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के इकबाल के मुस्लिम राष्ट्र के विचार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया। ये गलत है। अगला प्रश्न है, किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल और पंजाब। अगला प्रश्न है, यूनियनिस्ट पार्टी निम्नलिखित में से मुख्यतः किन तबकों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब के हिंदू, मुसलमान तथा सिख जमींदार वर्ग। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब के हिंदू, मुसलमान तथा सिख जमींदार वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। मूलतः इन्हीं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। बाद में आगे चलकर 1935 के एक्ट के तहत 1937 में हुए चुनाव में यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में बहुमत में आई और वहां इन्होंने अपनी सरकार का गठन किया। अगला प्रश्न है, 1937 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना ने यह घोषणा की कि भारत में 3 अलग अलग सत्ताएं हैं, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग। प्रारंभ में जब मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल हुए तो वे एक राष्ट्रवादी देशभक्त थे, इसीलिए सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। किंतु 1930 के बाद वे सांप्रदायिक होते गए और 1937 में उन्होंने भारत में 3 सत्ताएं कांग्रेस, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग को घोषित किया। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर 1925 में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केशव बलीराम हेडगेवार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में 1925 ईस्वी में विजयदशमी के दिन हुई थी। केशव राव बलीराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। उनका स्वभाव बचपन से ही क्रांतिकारी था। 1930 के गांधी जी के दांडी अभियान में स्वयंसेवक संघ के संघ प्रमुख की भूमिका में अपने 1 दर्जन सहयोगियों के साथ उन्होंने भाग लिया था तथा जेल भी गए। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया तो इसमें हेडगेवार के निर्देश पर सभी संघ शाखाओं में 30 जनवरी को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का संकल्प लिया गया। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग देश के रूप में पाकिस्तान की मांग करना था। मोहम्मद अली जिन्ना मूलतः गुजरात के मूल निवासी थे तथा वकालत की पढ़ाई उन्होंने लंदन से किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना।
अगला प्रश्न है, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 में बम्बई में हुई थी, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बम्बई स्थित सिग्नल स्कूल अराजदिष्ट नौसैनिक अधिकारी, जिन्हें रेटिंग कहते थे, ने वेतन तथा भोजन इत्यादि के भेदभाव, जाति भेद, उग्र व्यवहार और भारतीयों के राष्ट्रीय चरित्र के प्रति अत्यंत अपमानपूर्ण शब्दों के विरोध में भूख हड़ताल कर दी। शीघ्र ही यह विद्रोह बंदरगाह पर स्थित 20 जलपोतों के 24,000 नौसैनिकों में फैल गया। अगला प्रश्न है, 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। 1947 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। यह किताब देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये एक वकील, विद्वान और राजनीतिज्ञ भी थे। वर्ष 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक देश और अंग्रेजी पाक्षिक सर्च लाइट का संपादन किया। राजेंद्र प्रसाद ने एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी सहित कई पुस्तकें भी लिखीं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित किया था, जो स्थापित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अधीन। भारत के संविधान को संविधान सभा ने अधिनियमित किया था, जो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अधीन स्थापित की गई थी। 24 मार्च 1946 को लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था। इसके सदस्यों में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर शामिल थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदत्त संविधान के स्वरूप के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 में आयोजित पहली बैठक या सत्र में 389 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें से 93 सदस्य रियासतों से तथा भारत के 296 सदस्य शामिल थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष तथा H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने अपना पहला सत्र कब शुरू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला है, सभा के सदस्य सार्वभौमिक जनमत संग्रह के माध्यम से नहीं निर्वाचित किए गए थे। दूसरा है, इसमें सभी धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया। तीसरा है, इस सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। विभाजन के बाद इस पार्टी के पास सभा में 50% सीटें थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों में से ही किया गया था। सामाजिक रूप से संविधान सभा के सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग शामिल थे। संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, अतः संविधान सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलनों की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के निर्माण के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबली के सदस्यों में से ही किया गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।